नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और समझते हैं एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। दो समान मान के लेकिन विपरीत, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ध्रुवता के आवेश एक दूसरे से एक छोटी दूरी के साथ दृढ़ता से अगर जुड़े तो इस तरह की संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और एक विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली अक्ष में ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अगर एक निर्देशांक तंत्र में एक धनात्मक 2.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम का आवेश और दूसरा इसी मात्रा का ऋण आवेशित आवेश एक साथ जुड़े हुए z एक्सिस के अलोंग क्रमशः 0 -1.5 माइक्रोमीटर और 0 +1.5 माइक्रोमीटर पर स्थित हों तो इस पूरे तंत्र में शुद्ध आवेश की मात्रा क्या है और इसमें क्या द्विध्रुव आघूर्ण है। तो क्योंकि दोनों आवेशों के मान बराबर हैं और ध्रुवता विपरीत है और इनके बीच में दूरी बहुत कम है तो इनका जो संयुक्त रूप से अगर कुल आवेश देखा जाए तो धन और ऋण बराबर मान जुड़कर 0 हो गए हैं। तो एक विद्युत द्विध्रुव शुद्ध रूप से आवेश उदासीन होता है और एक द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है डाइपोल मोमेंट का मान वो किसी एक आवेश का मान 2.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम में दोनों के बीच की दूरी ये मूल बिंदु से 1.5 माइक्रोमीटर नीचे और ये 1.5 माइक्रोमीटर ऊपर कुल 3 माइक्रोमीटर की ये जो दूरी है उसका जो गुणनफल है 7.5 गुणा 10 की घात -13 कूलाम मीटर वो इस संरचना का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो अक्ष है उसमें ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ यहाँ -z एक्सिस के अलोंग अपनी दिशा रखेगा। भौतिक रूप से विद्युत द्विध्रुव सूक्ष्म संरचनाओं आणविक स्तर की घटना है। अणुओं में धनावेशित नाभिक और कक्षीय चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिकीय धनावेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है जैसे यहाँ H2 अणु की बात करें यहाँ इस बीच की स्थिति में और कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान केंद्र के आपस में अगर एक ही स्थान पर मिलान हो जाता है तो ऐसा अणु जिसके धन और ऋण आवेश के केंद्र एक ही स्थान पर हैं वो एक अध्रुवीय अणु के जैसे व्यवहार करता है जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। अगर आप मीथेन देखें तो हर कार्बन और हाइड्रोजन बंधन में हल्का कार्बन के पास ऋणावेश और हाइड्रोजन के पास धनावेश का द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन ये जो चारों बंधनों के द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सममित कोणीय स्थितियों में जब स्वयं को विन्यासित करते हैं तो इनका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। तो मीथेन भी एक तरह का अध्रुवीय अणु बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ध्रुवीय अणु हैं जैसे ये पानी का अणु H2O है जिसमें 2 धनावेशित H परमाणु और ऑक्सीजन के इस ऋणावेशित स्थिति की परस्पर एक अंतराल रखती है। दोनों एक ही स्थान पर नहीं है और धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र के बीच की ये दूरी और आवेश की मात्रा का गुणनफल यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया है। इस तरह के ध्रुवीय परमाणुओं में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वयं को यदृश रूप से रैंडमली अलग अलग दिशाओं में विन्यासित कर लेता है और ऐसा पदार्थ जिसके बहुत सारे द्विध्रुव आघूर्ण यदृश रूप से वितरित हैं उसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। लेकिन ऐसे ही ध्रुवीय पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये द्विध्रुव आघूर्ण स्वयं को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुदिश करके एक परिणामी विद्युत प्रभाव और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस पदार्थ में बना लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के विद्युत प्रभावों बाह्य स्थितियों पे विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के निर्माण को कैलकुलेट करते समय परीक्षण स्थलों की दूरियां द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती है जैसे R यहाँ। और ये जो दूरी सदिश है इसकी कोणीय जो स्थिति है वो द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की दिशा माइनस से प्लस आवेश को जोड़ने वाली रेखा से नापी जाती है। तो अगर थीटा 0 पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही अगर केंद्र से R दूरी पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी हो तो हम पाते हैं कि धनावेश की परीक्षण स्थल से दूरी है अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम 2a लें तो वो केंद्र से दूरी r में से a घटाकर r-a है तो एक धन q आवेश जो धनात्मक विभव परीक्षण बिंदु P पर बनाएगा वो हो गया है kq/r-a। इसी तरह से r में ये a दूरी जोड़ने पर ऋणावेश की परीक्षण स्थल P से दूरी हो गई है तो r+a दूरी पर q आवेश का विभव जो ऋणात्मक आवेश के
कारण ऋण विभव है वो हो गया है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। दोनों विभव धन और ऋण विभव का जो परिणामी विभव है वो एलसीएम लेकर हम गणना कर सकते हैं। आर प्लस ए और आर माइनस ए के गुणा से एलसीएम आ गया है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के क्यू अगर मैं उभयनिष्ठ बाहर ले लूं तो यहाँ अंश में आर प्लस ए और दूसरी तरफ अंश में आर माइनस ए में जब घटाव किया गया तो आर निरस्त हो गया और ये 2a बन जाएगा। और Q और 2a डाइपोल मोमेंट P है और क्योंकि ये दो दूरियां हैं मध्य बिंदु से परीक्षण स्थल की R, उसकी जो मान है वो द्विध्रुव की जो विमाएं हैं A उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। और विभव का हमारा रूप हो गया है kp अपॉन आर स्क्वायर। द्विध्रुवागुण की अक्ष के अनुदिश किसी दूरी r पर जब डाइपोल मोमेंट P है और हम देख रहे हैं कि विभव द्विध्रुवागुण के समानुपाती है। अगर द्विध्रुव में आवेश की मात्रा या आवेशों के बीच में दूरी अधिक होगी, द्विध्रुवागुण अधिक होगा, तो उसका r दूरी पे विभव योगदान भी अधिक होगा। और ये जो r दूरी पे द्विध्रुवागुण P का विद्युत विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दुगनी दूरी पे विद्युत विभव 1/4 हो रहा है और आधी दूरी पर ये 4 गुना हो रहा है। अगर हम द्विध्रुवागुण के ठीक विपरीत दिशा में अक्ष के अनुदेश थीटा 180 डिग्री पे विद्युत विभव निकालना चाहें तो अब केंद्र से जो दूरी r है परीक्षण स्थल की वो अगर ऋण आवेश से देखी जावे तो वो r से a कम है, तो इस ऋण आवेश का ऋणात्मक विभव के क्यू अपॉन आर माइनस ए अधिक मान का होगा। और यहाँ धन आवेश की जो दूरी है केंद्र से जो परीक्षण स्थल की दूरी है r, उसमें a जोड़कर r प्लस ए हो गई है और धन आवेश का धन विभव मात्रा में कम होगा, तो जो परिणामी विभव है इस स्थिति में वो ऋणात्मक होगा। एक बार फिर के क्यू उभयनिष्ठ लेकर और यहाँ एलसीएम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लें तो पहले अंश में आर माइनस ए और दूसरे अंश में आर प्लस ए में जब गणना की गई घटाव की तो आर तो निरस्त हो गया और ये 2a क्यू के साथ मिलकर डाइपोल मोमेंट हो गया है। और क्योंकि आर की तुलना में द्विध्रुव की विमा a बहुत छोटी है तो a स्क्वायर को अगर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इस अंतराल में नगण्य मान लेते हैं तो हमारा जो द्विध्रुव का विभव थीटा 180 डिग्री पर kp अपॉन आर स्क्वायर आया वो ऋण प्रकृति का आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि अक्ष पे धनावेश के दूसरी तरफ तो धनात्मक विभव बनेगा और ऋणावेश की दूसरी तरफ ऋण विभव बनेगा। अगर एक सामान्य स्थिति में परीक्षण बिंदु P जो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी रखता है और द्विध्रुवागुण के साथ थीटा कोणीय स्थिति पर है, वहां अगर विद्युत विभव निकालना हो तो हम देखते हैं कि यहाँ जो धन आवेश है उससे दूरी r1 पे जो धन विभव का योगदान है वो kq अपॉन r1 हो गया है। इसी तरह से ऋणावेश की परीक्षण स्थल से जो दूरी r2 है उस r2 दूरी पे जो ऋणात्मक विभव योगदान ऋणावेश का आया है वो kq अपॉन r2 हो गया है। और परिणामी विभव अध्यारोपण से धनावेश और ऋणावेश के विभव योगदान को जोड़कर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम किसी आवेश से ये जो केंद्र बिंदु को परीक्षण स्थल से जोड़ने वाली r दूरी है उस पर अभिलंब डालें तो ये जो काली रेखा है वो a और थीटा कोण पे घटक a कोस थीटा को प्रदर्शित कर रही है। इसी तरह से अगर मैं r2 दूरी पर अगर अभिलंब डालूं तो ये काली रेखा भी a कोस थीटा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो r दूरी है इसमें से अगर मैं a कोस थीटा घटा देता हूं तो ये r1 दूरी आ गई, तो r1 की जगह मैं r माइनस a कोस थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह से इस r2 दूरी को मैं इस r में a कोस थीटा का जोड़ समझ सकता हूं, तो यहाँ r2 की जगह मैं r प्लस a कोस थीटा लिख सकता हूं। और अब परिणामी विभव ज्ञात करते समय मैं जब एलसीएम लेता हूं तो यहाँ दोनों हर राशियों के गुणा से ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। के क्यू को उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ अंश में आर प्लस ए कोस थीटा और दूसरी राशि में ऋण चिन्ह के साथ अंश में आर माइनस ए कोस थीटा आ गया है। आर यहाँ गणना करने पर निरस्त हो गया है। ऊपर जो 2a कोस थीटा के क्यू के साथ जो आया है उसमें q और 2a प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट है और परीक्षण स्थल की मध्य बिंदु से जो दूरी r है उसकी तुलना में डाइपोल की जो विमा a है वो बहुत छोटी है, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम r स्क्वायर की तुलना में अगर नगण्य मान लें तो यहाँ डिनोमिनेटर में केवल r स्क्वायर आ सकता है और हमारा विभव का रूप यहाँ पीली हाईलाइट में मध्य बिंदु से r दूरी और डाइपोल मोमेंट से थीटा कोणीय स्थिति पर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया है। और स्पष्ट है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना कर रहा है। दुगनी दूरी पे 1/4 और आधी दूरी पे 4 गुना हो रहा है। वहीं
वहीं ये डाइपोल मोमेंट के साथ जो कोणीय स्थिति थीटा बन रही है उसके cos थीटा के भी समानुपाती है। अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण से 90 डिग्री कोण बनाती हुई इस नीली रेखा पर विद्युत विभव की गणना करें तो हम पाते हैं कि किसी भी बिंदु पर धनावेश की जो दूरी है और जो ऋणावेश की दूरी है वो एक समान है। तो धनावेश का धन विभव ऋणावेश के ऋण विभव के बिल्कुल बराबर होगा और परिणामी विभव शून्य हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो है। और इस निरक्ष पर जहां विभव सब जगह जीरो है उसकी धनावेश की तरफ सभी जगह पे विद्युत विभव धनात्मक है और ऋण की तरफ सभी जगहों पर परिणामी विभव ऋणात्मक है। दो बराबर और विपरीत आवेशों के नजदीक रखे दृढ़ तंत्र विद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करते समय किसी परीक्षण स्थल की जो दूरी है वो द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से नापी जाती है। जैसे यहाँ बिंदु C द्विध्रुव से R दूरी पर है और इस परीक्षण स्थल की जो स्थिति है वो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा से नापी जाती है। बिंदु C द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा में द्विध्रुव की अक्ष पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कोण के साथ हो तो इस बिंदु पर धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ R में से a घटाकर जो दूरी R माइनस a दूरी आई है उस पर KQ अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर हो गया है। इसी तरह से ऋणावेश की स्थल से दूरी R प्लस a है और इस ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर हो गया है। दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही कार्य रेखा पर विपरीत दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अधिक मान जो धनावेश द्वारा निर्मित हुआ है बाहर की तरफ उससे कम मान के विद्युत क्षेत्र को घटाने से ज्ञात हो जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम लेवें दोनों हर राशियों का गुणा करें तो ये जो R प्लस a और R माइनस a है वो R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ KQ जब हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो पहले फलन में अंश में R प्लस a का होल स्क्वायर और दूसरे फलन के अंश में R माइनस a का होल स्क्वायर को जब हमने घटाया है तो ये 4RA आ गया है और Q और 2A के प्रोडक्ट को आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये जो अंश भाग है वो 2kp इंटू R हो गया है और हर में द्विध्रुव की विमा A परीक्षण स्थल की दूरी R की तुलना में काफी छोटी होती है तो a स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में अगर नगण्य कर दें तो यहाँ हर में R की घात 4 आई है जो इस R के साथ हल करने पर यहाँ हर में R क्यूब बता रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक फील्ड परीक्षण स्थल की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात दुगनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/8 रह जाएगी और आधी दूरी पे वो 8 गुना हो जाएगी। तो थीटा 180 डिग्री पे भी ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर नजदीक स्थितियां होने से अधिक मान का है और धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर अधिक दूरियां होने से कम मान का है और परिणामी विद्युत क्षेत्र एक बार फिर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ऋणावेश से धनावेश की दिशा में है। अक्ष पर थीटा 0 और थीटा 180 की स्थितियों पे दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है और दोनों स्थान पर या सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर थीटा 0 पे R दूरी पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बन रही है तो थीटा 180 पे आधी दूरी R/2 पर यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता 8 गुनी और उसी दिशा में रहेगी। एक द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर यह जो लंब विभाजक है इसे निरक्ष या Q एक्सिस कहते हैं और Q एक्सिस पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा 90 डिग्री पे अगर किसी R दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र कैपिटल R दूरी पे त्रिज्या बाहर की तरफ और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र भी उसी R दूरी पर जोड़ने वाली रेखा पर अंदर की ओर चित्रानुसार होगा। दोनों आवेश के मान और दोनों आवेशों से परीक्षण स्थल P की दूरियां एक समान होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ अपॉन R स्क्वायर एक समान होगा और यहाँ R स्क्वायर को दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के आधे a और इस परीक्षण स्थल P की मध्य बिंदु से दूरी R के साथ पाइथागोरस रूप से कैलकुलेट किया जा सकता है और इस दूरी का वर्ग हो गया है स्मॉल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जहां स्मॉल r प्रेक्षण बिंदु की द्विध्रुव से दूरी है और a मध्य बिंदु से आवेशों की द्विध्रुव में विमा है। जब दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं मान में बराबर होती हैं तो उनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ठीक मध्य में होगा और इस विद्युत क्षेत्र का थीटा कोण पे जो घटक है वो E cos थीटा और दूसरे का भी E cos थीटा जुड़कर एक ही दिशा के दो सदिश 2E cos थीटा हो जाएंगे। जहां ये थीटा और ये थीटा मान में बराबर है हम E की जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो आवेश यहाँ कैपिटल R दूरी पर बना रहे हैं उसका मान रखें और cos थीटा की जगह इस समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का अनुपात लिखें। तो ये जो नीचे हर का स्वरूप है वो R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1 और आधी 3/2 हो गई है और यहाँ अंश में Q और 2a का गुणा द्विध्रुव आघूर्ण का मान P हो गया है। सामान्य
सामान्यतः द्विध्रुव की विमा ए परीक्षण स्थल की दूरी की तुलना में काफी कम होती है, तो यहाँ ए स्क्वायर को अगर हम नगण्य मान लें तो हर में ये आर क्यूब स्वरूप आने पर निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र केपी अपॉन आर क्यूब और उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से ठीक विपरीत माइनस पी कैप डायरेक्शन में आ गई है, जो यहाँ बल रेखाओं से भी दिख रही है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की तरफ है, वहीं इस निरक्ष थीटा 90 पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ठीक विपरीत है। अगर इन बल रेखाओं का वितरण हम देखें तो हम पाएंगे कि इस द्विध्रुव की अक्ष के सापेक्ष यहाँ एक बेलनाकार सममिति बल रेखाओं में प्रदर्शित हो रही है और बल रेखाओं का अक्ष पे सघनता और निरक्ष पे थोड़ी विरलता इस सूत्र में अक्ष पे 2 kp अपॉन आर क्यूब और निरक्ष पे kp अपॉन आर क्यूब समान दूरी पे अक्ष की तुलना में निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आधा होना प्रदर्शित कर रही है और बल रेखाओं की दिशा ये भी बता रही है कि अक्ष का विद्युत क्षेत्र और निरक्ष का विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में है। ये उदाहरण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp अपॉन आर क्यूब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता kp अपॉन आर क्यूब द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, इनके बीच में तुलना को बहुत सहज रूप से समझा देगा। हमें दिया हुआ है कि एक आवेश Q जब अक्ष पे r दूरी पे रखा जाता है तो उस पे बल F कार्यरत है। वही आवेश को अगर हम निरक्ष पर r/2 दूरी पर रखेंगे तो उस पर कितना बल उत्पन्न होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमें मालूम है एक विद्युत द्विध्रुव का सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर हम दूरी को आधा कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर 8 गुना हो जाएगी और अक्ष और निरक्ष के सूत्रों में देखिए आप, अक्ष पर ये 2 kp अपॉन आर क्यूब है और निरक्ष पे ये केवल 1 kp अपॉन आर क्यूब है, तो समान दूरी पर निरक्ष का विद्युत क्षेत्र तीव्रता आधी है, तो ये 8e की बजाय निरक्ष पे r/2 दूरी पे 4e होगी और इसकी दिशा भी विपरीत होगी, तो निरक्ष पे r/2 दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -4e कहलाएगी, जहां r दूरी पे अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e है। ऐसी स्थिति में निरक्ष पर r/2 दूरी पर रखे हुए आवेश पर जो बल है वो माइनस पूर्व बल का 4 गुना लेकिन विपरीत दिशा में ज्ञात हो जाएगा। इस जानकारियों से परिपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से आपने एक विद्युत द्विध्रुव के अदिश विद्युत विभव की गणना और सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अदिश और सदिश गणनाओं में क्या भिन्नता है ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह के परीक्षा प्रश्न करने में इस लर्निंग वीडियो से आपको मदद मिले, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ज्ञान बांटने का ये कार्य अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल से पाठ्य सामग्री और ऑनलाइन क्लासेस का लाभ भी लेना चाहते हैं तो श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।